क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, आज से लगभग 2300 साल पहले भारत भूमि पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ था जिसकी सत्ता की सीमाएं हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक फैली हुई थी। जहां एक तरफ दोस्तों पश्चिम देश से आए हुए आक्रमणकारी हार मानकर वापस लौट रहे थे और वहीं दूसरी तरफ एक युवक साधारण परिवार से निकलकर इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासक बनने की तैयारी कर रहा था। यह कहानी है दोस्तों भारत के सबसे बड़े और संगठित साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की, जहां एक तरफ दोस्तों चाणक्य की बुद्धि थी जिसने राजनीतिक चालों की एक ऐसी बिसात बिछाई कि बड़े बड़े सम्राट भी मात खा गए। तो बने रहिए मेरे साथ इस रोमांचक इतिहास में और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मौर्य साम्राज्य दोस्तों, मौर्य एम्पायर पूर्णतः दोस्तों एनसीईआरटी पर और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित मैंने सिलेबस को इंक्लूड किया है। तो बेशक आप डीपली तक जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ पर। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको जो है किसी और वीडियो को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं 100% इस बात की गारंटी देता हूँ। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों मौर्य साम्राज्य में, मैंने पूरा कंटेंट इंक्लूड किया है कि ताकि आपको थोड़ा सा एक झलक मिल जाए कि क्या क्या इसमें जो है देखने को मिलेगा। मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि देखने को मिलेगी, इसके पहले की कैसी थी, स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर की संधियों को देखेंगे, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका को देखेंगे, बिंदुसार का शासनकाल, अशोक का प्रारंभिक शासनकाल, कलिंग युद्ध, अशोक और बौद्ध धर्म की शिक्षा, अशोक की धम्म नीति, अशोक के धम्म महापात्र, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेखों को भी देखेंगे, अशोक का विदेश नीति और बौद्ध धर्म का प्रचार। इसके बाद मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन, नगर प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था। इस प्रकार दोस्तों हमने पूरे तरीके से 36 कंटेंट टॉपिक के रूप में हमने इसमें इंक्लूड किया है, जो कि A to Z मौर्य साम्राज्य आपका कवर हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आप कंटेंट के रूप में यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप जरूर ले लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले दोस्तों भारत में राजनीतिक परिदृश्य कुछ इस प्रकार था। महाजनपद काल चल रहा था जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों मगध जो है महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। मगध पर उस समय दोस्तों नंद वंश का शासन हुआ करता था, जिसने अंतिम शासक का नाम घनानंद था। नंद वंश अत्यधिक कर वसूली और अत्याचार के लिए जो है बदनाम हुआ था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा और एक चीज़ को जरूर आपको थोड़ा सा पकड़ के चलना होगा कि जो भी टॉपिक हमने यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट किए हैं तो उन सभी टॉपिकों को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देके चलिएगा, क्योंकि यहीं से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने इंक्लूड किया है, तो कवर हो जाएगा आपका। इसी समय पर दोस्तों ग्रीक साम्राज्य सिकंदर का आगमन होता है भारत में, जो पूरी दुनिया को दोस्तों जीत चुका था सिकंदर। इसी समय भारत पर आगमन होता है 327 ईस्वी पूर्व में इसका आगमन हुआ था। मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं देखेंगे। संस्थापक कौन था दोस्तों मौर्य साम्राज्य का, ये एक विवरण जो है शॉर्ट समरी देखेंगे, समरी टेबल, उसके बाद मैं पूरा डिटेल से देखूंगा। संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। मुख्य सलाहकार के रूप में चाणक्य थे। सबसे महान शासक कौन हुआ दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान अशोक हुआ था, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित करी थी, पाटलिपुत्र में। प्रमुख युद्ध कौन सा था, कलिंग युद्ध था। धर्म परिवर्तन में बौद्ध धर्म अपनाए थे अशोक के समय में। प्रशासन जो था केंद्रीकृत और संगठित था। विदेश संबंध जो है सेल्यूकस निकेटर की संधि से विदेशी संबंध जो है देखने को मिलता है। अभिलेख में शिलालेख, स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं। पतन का कारण दोस्तों कमजोर उत्तराधिकारी शुंग वंश का उत्थान जो है मौर्य वंश का पतन का कारण बना था। मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों 321 ईस्वी पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था दोस्तों। उसके मार्गदर्शक और गुरु चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। नंद वंशों ने उनको अपमानित किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करके उसे मौर्य वंश साम्राज्य की नींव रखने के लिए प्रेरित किया था। मगध के नंद वंश को हराकर दोस्तों इन्होंने सत्ता जो है प्राप्त करी थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी इन्होंने। सेल्यूकस से संधि 323 से 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस से संधि किया था इन्होंने। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। इसके बाद उनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर पश्चिमोत्तर भारत का अधिकार जमाना चाहता था। चंद्रगुप्त ने उसे हराया और समझौता किया। सेल्यूकस ने दोस्तों चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का क्षेत्र जो सौंप दिया था। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया और 500 हाथी भी उसे भेंट दिए थे। यूनानी दूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा गया था। इसी समझौते के तहत मेगास्थनीज को जो है पाटलिपुत्र भेजा गया था। इसको आपको याद रखना होगा। सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था इसने
जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 500 हाथी उन्होंने भेंट दिए थे। मेगास्थनीज की इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिससे मौर्य वंश का पूरा इतिहास और शासनकाल देखने को मिलता है। ये वाला परीक्षा में पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो मेगास्थनीज ने लिखा था। और कौन से वंश में लिखा था, तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास में इन्होंने लिखा था। इनके पुस्तक में लिखी गई कुछ विशेषताएं कुछ इस प्रकार की है कि पाटलिपुत्र को लकड़ी से बना भव्य नगर इन्होंने बताया है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक के अंदर ऐसा विवरण मिलता है कि पाटलिपुत्र को जो है लकड़ी से बना हुआ भव्य नगर इन्होंने बताया है। चंद्रगुप्त का प्रशासन जो है अति संगठित बताया है, बहुत ही संगठित बताया है चंद्रगुप्त का प्रशासन काल। किसानों की कर में छूट, सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख भी देखने को मिलता है। कानून व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था का विवरण इसमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों मेगास्थनीज द्वारा लिखी इंडिका पुस्तक में कुछ इस प्रकार हाईलाइटेड पॉइंटेड है जिसको आपको ध्यान रखना होगा हल्का सा। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये ध्यान रखना है कि इंडिका जो किसके द्वारा लिखी गई है, यही पूछा जाता है परीक्षा में। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि डेली को टॉपिक बाय टॉपिक मैं कंटेंट आपको डिलीवर कराता रहूं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके बाद बताइएगा कैसा लगा। बिंदुसार देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बिंदुसार वाला पॉइंट 297 से 273 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त के बाद जो है उसका पुत्र बिंदुसार जो है सिंधु सिंहासन पर बैठा था। ग्रीक लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र कोटेस कहा है। ये वाली लाइन आपको याद रखना होगा, बिंदुसार को जो है अमित्र कोट कहा है। उसने दक्षिण भारत के कुछ भागों को अपना अधीन कर लिया था, और बिंदुसार के समय जो यूनानी दूत डायमेकस भारत आया था। ये वाला पॉइंट को ध्यान रखना होगा। यूनानी दूत जो है डायमेकस बिंदुसार के समय पर भारत आया था। उसके शासनकाल में भी चाणक्य जो है प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे हैं, और इसके पहले भी चाणक्य जो है प्रधानमंत्री के कार्य पर रहे हैं, और इसके काल में भी आके ये रहे हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों अशोक महान। 273 से 232 ईस्वी पूर्व में अशोक महान का शासनकाल चला था। प्रारंभिक शासन किस प्रकार था? अशोक ने जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए भीतरी संघर्ष बहुत किए थे। सिंहासन पर बैठने के बाद दोस्तों आरंभ में उन्होंने आक्रामक नीति अपनाई थी, लेकिन हम बाद में इसको देखेंगे कि इनका जो है बहुत ही हृदय परिवर्तन हो गया था। पहले तो इन्होंने जो है आक्रामक नीति अपनाई थी। कलिंग युद्ध दोस्तों एक स्वतंत्र राज्य था उड़ीसा में, वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य में है, कलिंग उसी स्थान पर स्थित था। यहाँ पर दोस्तों बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध जिसको नाम से जाना जाता है। लगभग 1 लाख व्यक्तियों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, और 1.5 लाख लोग जो है बंदी बनाए गए थे, और लाखों लोग जो है घायल थे। यह सभी दृश्य देखकर जो है अशोक का जो है दिल बहुत बड़ा पिघल गया, और यहीं से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अशोक का जो है हृदय परिवर्तन जो है किस युद्ध से हुआ था, तो कलिंग का युद्ध में, कलिंग के युद्ध के बाद जो इनका जीवन जो है परिवर्तन देखने को मिला था, क्योंकि उनके नज़रों के सामने जो है 1-1.5 लाख लोगों की मौत हो गई, और इतने ही बंदी बना लिए गए, और इतने से ज़्यादा लोग जो है घायल हुए। तो ये सब दृश्य देखकर उनका जो है दिल बहुत परिवर्तन हुआ, और उन्होंने अपना धर्म जो है परिवर्तित करने की घोषणा करी थी। अशोक का बौद्ध धर्म ग्रहण और धम्म नीति अपनाना यहाँ पर देखेंगे। युद्ध की विभीषिका देखकर जो है अशोक ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था, और उन्होंने जो है धम्म नीति मतलब नैतिक नीति से चलना, और इसके बाद उन्होंने प्रचार भी किया जिसमें शामिल थे अहिंसा के मार्ग पर सत्य, करुणा, सहिष्णुता, पशु बलि का निषेध भी देखने को यहाँ पर मिलता है। अशोक ने पूरे साम्राज्य में जो है धम्म महापात्र नियुक्त किए थे, जो कि नीति का प्रचार करते थे। मतलब पूछा जाता है कि धम्म महापात्र क्या काम करते थे? इनकी जो नीतियाँ थी, नैतिक नीतियाँ थी, इनका इन्होंने प्रचार करना शुरू किया था, जिसमें से 5 पॉइंट शामिल है: अहिंसा, सत्य, करुणा, सहिष्णुता और पशु बलि का निषेध। ये सभी दोस्तों हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? ये सभी हमें दोस्तों अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों से देखने को मिलते हैं, जो कि अशोक ने 3 प्रकार के अभिलेख लिखे हैं। स्तंभ लेख, जिसको मतलब पिलर पर इन्होंने लिखवाया है, शिलालेख पत्थर पर भी इन्होंने लिखवाया है, गुफा लेख केव एडेक्स पर इन्होंने लिखवाया है। इनसे ही दोस्तों हमें देखने को मिलता है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में देखेंगे कि कौन सा प्रमुख शिलालेख और कहाँ पर स्थित है। गिरनार जो है गुजरात में स्थित एक शिलालेख अभी भी प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, जिसमें लिखा है सिंचाई हेतु झील निर्माण करवाने की व्यवस्था उसमें लिखी गई थी। खालड़गिरी उड़ीसा में स्थित है, जिसमें लिखा है कलिंग युद्ध का पूरा उल्लेख इसमें लिखा हुआ है। सांची, सारनाथ, बोध गया, इन सभी स्थानों पर शिलालेख हैं जिसमें लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म से संबंधित शिलालेख हैं। रुम्बिनदेई नेपाल पर स्थित है, बुद्ध का जन्म स्थल के बारे में लिखा गया है। कौशाम्बी जो है प्रशासनिक आदेश इसमें लिखा गया है, कौशाम्बी शिलालेख में प्रशासनिक आदेश लिखा हुआ है। ये जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित शिलालेख हैं। सांची, सारनाथ, बोध गया, यही सब देखने को मिलता है।
बौद्ध धर्म का विदेशों में भी प्रचार इन्होंने करवाया था। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर भी करवाया था, श्रीलंका में करवाया था और म्यांमार में करवाया था। श्रीलंका में प्रचार करवाने के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के माध्यम से इन्होंने श्रीलंका में प्रचार करवाया था। थाईलैंड, चीन, अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार इनके द्वारा करवाया गया था। अशोक ने तीसरा बौद्ध परिषद 241 ईस्वी पूर्व का आयोजन कराया था। हम मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि इनका जो है प्रशासनिक काल किस प्रकार था, किस प्रकार से शासन किया करते थे, कौन से भाग थे, उनका विवरण किस प्रकार था। तो दोस्तों राजा हुआ करते थे। राजा क्या था? शासन का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, जो न्याय और नीतियों का भी प्रमुख हुआ करता था। मतलब वही अधिकारी होता था और वही जो है न्याय की नीति भी बनाता था। मंत्री परिषद का काम था दोस्तों सामूहिक रूप से निर्णय लेने वाली परिषद थी। प्रधानमंत्री क्या था दोस्तों? महापात्र के रूप में जाने जाते थे। मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। गृह मंत्री जो है आंतरिक सुरक्षा के बारे में देखता था, जो कि आजकल रक्षा मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है। राजस्व मंत्री जो है कर और भूमि व्यवस्था के बारे में देखा करते थे। सैन्य प्रमुख में देखेंगे कि थल सेना, अश्व सेना, रथ सेना, हाथी सेना का संचालन हुआ करता था। आजकल तो 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। लेकिन यहाँ पर थल सेना के अलावा अश्व सेना, घोड़ों की सेना थी, रथ सेना थी, हाथी की सेना थी। इनका संचालन जो है सैन्य के प्रमुख अधिकारी करता था। गुप्तचर प्रमुख भी एक विभाग था जिसमें जासूसी तंत्र का नेतृत्व देखने को मिलता था, जो कि गुप्तचर विभाग के द्वारा आसपास का जो है जासूसी लिया करते थे। नगर प्रशासन किस प्रकार था? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो मेगास्थनीज ने बताया कि पाटलिपुत्र में जो है 30 सदस्यीय नगर सभा थी, जो कि 6 समितियों में विभाजित थी। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक में उन्होंने 30 सदस्यीय नगर सभा को बताया था, जिसमें से दोस्तों उद्योग एवं व्यापार नियंत्रण समिति देखने को मिलती है, कर्मचारियों की नियुक्ति समिति भी देखने को मिलती है, जनगणना समिति, कर संग्रह समिति, यातायात एवं सड़कों की देखरेख समिति, नगर सुरक्षा समिति, ये सभी देखने को यहाँ पर मिलती है, जिसमें दोस्तों 30 सदस्य की नगर सभा हुआ करती थे। ग्रामीण प्रशासन में कुछ और पॉइंट देखते हैं कि गांव के प्रमुख को जो है ग्रामिक कहा जाता था। आजकल तो सरपंच बोलते हैं गांव के प्रमुख को। उस समय पर दोस्तों गांव का प्रमुख जो था ग्रामिक हुआ करता था। गांवों के समूह पर गोप और स्थानिक नामक अधिकारी होते थे। राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था, जन सुविधाएं इनका मेन कार्य हुआ करता था। अर्थशास्त्र किस प्रकार था? तो दोस्तों मतलब अर्थशास्त्र कैसा था? अब चूंकि दोस्तों चाणक्य थे तो अर्थशास्त्र वाली बात तो होगी यहाँ पे। तो शासन, कर, न्याय, गुप्तचर, युद्ध नीति, कृषि, व्यापार, सभी विषयों पर यहाँ पर चाणक्य का जो है महान ग्रंथ देखने को मिलता है। इसमें यह विश्व का सबसे पुराना राजनीतिक विज्ञान और प्रशासनिक पुस्तक मानी जाती है। चाणक्य का ग्रंथ जो कि अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ? अंग्रेजों अशोक के बाद जो है उत्तराधिकारियों में जो है कमजोरी आने लगी थी। सम्राट छोटे छोटे टुकड़ों में दोस्तों ये बंटने लगा था। अंतिम मौर्य शासक जो है बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो इस प्रकार मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा था। मतलब अशोक के बाद उसके बाद जो भी उत्तराधिकारी आए थे वो ज़्यादा जिम्मेदार नहीं थे, जिसकी वजह से जो है छोटे छोटे टुकड़ों में साम्राज्य बट गया था। बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, जो कि अंतिम मौर्य शासक था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करी गई थी। और उसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना इसमें होती है। कुछ और विशेषताएं देखते हैं दोस्तों मौर्य वंश की विशेषताएं, जैसे संस्थापक, इसको तो हमने देख ही लिया दोस्तों, ये रिपीट हो गया है जिसको हमने देखा है। मौर्यकालीन कला, संस्कृति और वास्तुकला का संपूर्ण विवरण यहाँ पर देखते हैं कि मौर्य काल में किस प्रकार कला थी, संस्कृति किस प्रकार थी, वास्तुकला का किस प्रकार प्रचार प्रसार था। तो देखेंगे अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि कृषि से किस प्रकार अर्थव्यवस्था सुधरती थी, कृषि व्यवस्था किस प्रकार थी। भूमि कर को भाग कहते थे, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यह दोस्तों उत्पन्न का मतलब 1/6 भाग होता था। सिंचाई हेतु नगर सरकार ने कई कृत्रिम जलाशयों और झीलों का निर्माण करवाया था। व्यापार व्यवस्था में देखेंगे दोस्तों कि विदेशों से व्यापार होता था। रोम, मिस्र, सीरिया जैसे देशों से व्यापार हुआ करता था। वस्तुएं, कपड़ा, मसाले, हाथी दांत, रत्न, लोहे के औजार दोस्तों व्यापार करने का प्रमुख साधन था। सिक्का प्रणाली चलने लगी थी दोस्तों। पंचमार्ग सिक्के चलन में होने लगे थे। इसके बाद इसके पहले हमने देखा था दोस्तों वैदिक सभ्यता में, जिसमें से दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो है सिक्कों का प्रचलन, मुद्रा जो है होना शुरू हो गया था। उसके पहले के जो है विनिमय प्रणाली होती थी। तो व्यापार व्यवस्था में सिक्का प्रणाली, पंचमार्ग वाले सिक्का यहाँ पर चलने देखने को मिले थे। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम किस प्रकार था? तो रॉयल रोड्स बनवाए थे इन्होंने।
जिसके आसपास इन्होंने वृक्षारोपण, विश्राम स्थल और कुएं भी निर्मित किए थे। रॉयल रोड्स के नाम से जाना जाता था। अशोक के लेखों में भी इन सुविधाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। मौर्यकालीन धर्म और संस्कृति में धार्मिक स्थिति किस प्रकार थी? चंद्रगुप्त ने जो है अंत में जैन धर्म अपना लिया था और अशोक ने वही देखेंगे तो बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक के काल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला था, क्योंकि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए बौद्ध धर्म को सबसे सर्वोच्च धर्म मानने लगा था। हिंदू धर्म भी विद्यमान रहा है दोस्तों, लेकिन राजकीय प्राथमिकता जो है बौद्ध धर्म को ही दी गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों इनका धार्मिक जीवन था। कला और स्थापत्य में देखेंगे कि वास्तुकला की विशेषताएं, राजकीय जो है भवन लकड़ी और पत्थर दोनों से बनते थे। राजकीय भवन जो थे, इनकी बिल्डिंग्स जो बनती थी दोस्तों, तो लकड़ी और पत्थर दोनों से बनती थी। पाटलिपुत्र का महल दोस्तों फारस ईरान में जो है स्थित है, उसको देखने को मिल जाएगा ये वाला। प्रमुख स्थापत्य उदाहरण में देखेंगे कि अशोक का स्तंभ, अशोक का पिलर्स में किस प्रकार बनाए गए थे। इनमें दोस्तों चमकदार पॉलिश देखने को मिलती है। एक ही पत्थर से निर्मित है जो कि पिलर्स है अशोक स्तंभ। इसके बाद शीर्ष पर हाथी, सिंह, बैल, सिंहासन, अश्व ये सभी देखने को मिलता है। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है और दोस्तों यहीं से अशोक के स्तंभ से लिया गया है सारनाथ का चिन्ह। शिलालेख और लेखन, भाषा किस प्रकार थी दोस्तों? प्राकृत भाषा से जो है शिलालेख किया गया था। लिपि किस प्रकार थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक जो है इन लिपि से दोस्तों इसमें लिखा गया है, जिसको बाद में उच्चारण करके ट्रांसलेट किया गया है, समझने योग्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन जो है इसमें लिखा गया था वो ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक जैसे लैंग्वेज में लिखा गया था लिपि में। गुफाएं और वास्तु क्या थी दोस्तों? बराबर की गुफाएं जो कि बिहार में स्थित है। जैन और आजीवक संप्रदाय के लिए जानी जाती है। चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने जो है जैन मुनियों के लिए बनवाई थी। चौकोर प्रवेश द्वार भी देखने को मिलता है। चमकदार पॉलिश भी यहाँ पर है और ध्वनि का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है, मतलब साउंड सिस्टम भी इसमें देखने को बहुत अच्छा मिलता है, जो कि गुफाएं और वास्तु के रूप में देखी जाती हैं। मौर्यकालीन विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दोस्तों देखेंगे कि इनका विदेश नीति किस प्रकार था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस से मैत्रीपूर्ण जो है संधि करी थी। मेगास्थनीज, डायमेकस, डियोनासिथेनस आदि ये सभी दूत हुए थे जो कि विदेशों से आए हुए थे और इन्होंने अपनी अपनी किताबें भी लिखी है। अशोक के समय धर्मदूतों का प्रचार विदेशों में हुआ करता था। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, यूनान सभी देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने करवाया था। शिक्षा और ज्ञान परंपरा किस प्रकार थी? तो चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है विश्व का सबसे पुराने राजनीतिक ग्रंथों में गिना जाता है। तकनीकी, औद्योगिक और कृषि आधारित शिक्षा का प्रावधान देखने को मिलता है। बौद्ध विहारों में जो है शिक्षा दी जाती थी, मतलब बौद्धिक शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। मौर्यकाल के बाद का प्रभाव कैसा था? मौर्यकाल के पतन के बाद दोस्तों भारत में राजनीतिक विखंडन हो गया था। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश जैसे छोटे छोटे राज्यों का यहाँ पर उदय होने लगा था। लेकिन मौर्य प्रशासनिक मॉडल को जो है गुप्त, मौर्योत्तर और यहाँ तक कि मुगल काल में भी अपनाया गया था। मतलब ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है, यहाँ पर देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन थे दोस्तों? चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इंडिका का लेखक जो है मेगास्थनीज था। कलिंग युद्ध का समय 261 ईसा पूर्व में जाना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म कम अपनाया था, कलिंग युद्ध के बाद जो है इन्होंने अपनाया था। अशोक का पुत्र जिसने श्रीलंका में धर्म फैलाया था, क्या नाम था? महेंद्र था। अंतिम मौर्य शासक जो था कौन था? तो वह बृहद्रथ था दोस्तों, जो कि अंतिम मौर्य शासक था। तो इस प्रकार दोस्तों एनालिसिस पॉइंट पूरा कंप्लीट हुआ, डिटेल्स पॉइंट। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 30 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs और उत्तर सहित देखेंगे डिटेल से, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जा गया है। और यदि आप यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर आपका पेशेंस बहुत हाई लेवल है और आप ज़रूर गारंटी है कि आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो इसको आपको पता होगा, हमने बार बार बोल दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो हमने देखा चाणक्य था। ये प्रश्न अब दोस्तों आपसे बन रहे होंगे क्योंकि आपने पूरा एनालिसिस देख लिया है डिटेल्ड। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी सेनापति को जो है पराजित किया था? तो आपने देखा सेल्यूकस निकोटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काका शासन काल में जो है मेगास्थनीज भारत आया था और इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और ये पूछा भी गया है इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जीवन में किस धर्म को अपनाया था? तो ये दोस्तों जैन धर्म को अपनाया था, इसको आपको ध्यान रखना होगा। बिंदुसार का एक और नाम क्या था?
तो अमित्र घात दोस्तों बिंदुसार का एक नया नाम था, एक और नाम था जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था दोस्तों? तो कलिंग युद्ध को अशोका ने लड़ा था, जिसके बाद ही इनका धर्म परिवर्तन करने की इच्छा जागृत हुई थी। कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में, यानी 261 BC में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त प्रमुख लिपि कौन सी थी? तो शिलालेखों में दोस्तों ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि सभी लिपियों का उपयोग किया गया था, लेकिन प्रमुख बोला जाए तो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। अशोक के शिलालेखों की प्रमुख भाषा क्या थी दोस्तों? तो सबसे प्रमुख भाषा थी प्राकृत, जो कि मेजर लैंग्वेज थी यहाँ पर। अशोक ने किस बौद्ध परिषद का आयोजन करवाया था? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजक इन्होंने करवाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। अशोक के प्रसिद्ध शेर स्तंभ को कहाँ स्थापित किया गया है, जो अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें लिखा दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक जो है कहाँ स्थित है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया वो चिन्ह है, जो कि सारनाथ पर स्थित है। बराबर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये दोस्तों आजीवक संप्रदाय से संबंधित है बराबर की गुफाएं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। मौर्यकालीन राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी दोस्तों मौर्यकालीन की राजधानी। मौर्यकालीन गुप्तचर विभाग के प्रमुख कौन माने जाते थे? तो दोस्तों चाणक्य जो है गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। तो इस प्रकार आपको इसको ध्यान रखना होगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य शासक था, जिसको दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने जो है पराजित करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। किसने मौर्य वंश का अंत किया था? तो यही दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और इसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम समय में कहाँ तपस्या की थी? तो श्रवण बेलगोला में इन्होंने अंतिम तपस्या करी थी, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे प्रश्न बन रहे हो दोस्तों, अब बन ही रहे होंगे क्योंकि आपने थ्योरेटिकल पार्ट पूरा देख लिया है, तो ये तो दोस्तों जायज़ सी बात है कि आपसे बनेंगे ही। अशोक ने बौद्ध धर्म से दीक्षा किसने ली थी? अशोक ने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षा किससे ली थी दोस्तों? तो उन्होंने मोगलीपुत्र तिस्स से इन्होंने ली थी, जो कि यहाँ पर अशोक ने ली था। मौर्यकालीन सेना का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो मौर्यकालीन सेना का प्रमुख अधिकारी दोस्तों सेनापति कहलाता था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सेना अशोक के शिलालेखों में कौन सा नाम बार बार आता है? तो अशोक के शिलालेखों में सबसे ज़्यादा देवानाम प्रिय प्रियदर्शी जो है देखने को मिलता है, और इनको ही देवानाम प्रिय बोला भी गया है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था दोस्तों नागरिक, जो कि नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। मौर्य काल में कर वसूली हेतु किस प्रणाली का प्रयोग होता था? तो कर वसूली के लिए यहाँ पर दोस्तों भाग प्रणाली का उपयोग किया जाता था, भागा सिस्टम का उपयोग किया जाता था। मौर्य साम्राज्य में सिंचाई के लिए कौन सी प्रमुख परियोजना थी? तो सुदर्शन झील जो है सिंचाई के लिए प्रमुख परियोजना थी। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो अशोका ने करवाया था दोस्तों। अशोका ने अपने शिलालेखों में किस सिद्धांत का प्रचार था? तो धम्म नीति का प्रचार इन्होंने करवाया था, धम्म पॉलिसी का जो है अपने शिलालेखों में प्रचार करवाया था। वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में विदेशों से संपर्क का सबसे बड़ा प्रमाण क्या था? तो यह था दोस्तों मेगास्थनीज का भारत आगमन। ये दोस्तों विदेशों से संपर्क होने का बहुत ही मेन उदाहरण है, विजिट ऑफ मेगास्थनीज। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने थ्योरेटिकल और एमसीक्यूज टाइप के पूरे मौर्य वंश को हमने कवर किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट, A to Z कवर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचते हैं। डेली शाम को 7 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।